सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ पर आपको फ्री में सीटेट की प्रिपरेशन कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट हुई हैं सीडीपी की। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पे जाके लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ध्यान से दबाना है, ताकि आने वाले समय में जितने भी नोटिफिकेशंस हैं हमारे नए वीडियोस के, वो आपकी स्क्रीन पर आप तक पहुंच जाएं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में बीईओ की प्रिपरेशन भी स्टार्ट होने वाली है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, ताकि आपका एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट न छूट पाए। साथ ही अगर आप जिन चीज़ों से भी रिलेटेड आपको वीडियोस आगे चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, दिस इज नंदिनी सिसोदिया एंड यू ऑल आर वेलकम टू नंदिनी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपना सीडीपी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और पर्यावरण के प्रभाव। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रम क्या है, हेरिडिटी क्या है, उसको हम पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। सेकंड हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी के सिद्धांत क्या है, यानी वंशानुक्रम के सिद्धांत क्या है। थर्ड हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ हेरिडिटी। फोर्थ हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हैं हेरिडिटी के। फिफ्थ पढ़ेंगे इफेक्ट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, की हेरिडिटी की आखिर इम्पोर्टेंस क्या है। सिक्स्थ पढ़ेंगे व्हाट इज एनवायरमेंट, पर्यावरण क्या है। सेवंथ रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आखिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल क्या है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज नेचर एंड नर्चर, और नेचर वर्सेस नर्चर का हम डिफरेंस देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज हेरिडिटी, आखिर वंशानुक्रम क्या है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस। इसमें क्या होता है, जीन्स का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस के अंदर, यानी कि उनके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बच्चों के अंदर भी आ जाते हैं। जैसे किसी भी तरीके से हम इसे ले सकते हैं, जैसे हो सकता है माता पिता की आंखों के कलर से बच्चों का कलर मैच, बच्चों की आंखों का कलर मैच होता हो, या किसी एक पेरेंट्स के सपोज कर्ली हेयर्स है और बच्चों के अंदर भी वो कर्ली हेयर्स वाले करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। फादर की हाइट टॉल है तो उनके बेटा या बेटी की हाइट भी टॉल है। तो ये सारे क्या है, उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी उनकी विशेषताएं हैं जो उनके अंदर से उनके बच्चों के अंदर में ट्रांसमिट होते हैं। तो यही हेरिडिटी कहलाते हैं, यही वंशानुक्रम कहलाता है। आई कलर, हेयर्स, बॉडी टाइप्स, हाइट्स, स्किन कलर एक्सेट्रा, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों में ट्रांसमिट होती है, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी में हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है हेरिडिटी इज अ पर्सन बॉर्न विद। हेरिडिटी यानी कि जिस जेनेटिक्स के साथ एक बच्चा अपने माता पिता के कैरेक्टरिस्टिक्स लेके पैदा होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी। हेरिडिटी जो है एक पर्सनैलिटी को बेस करता है, यानी कि अगर अच्छा वंशानुक्रम एक बच्चे का होता है तो उसकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी पे उसका प्रभाव देखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग्स। एनवायरनमेंट में हमारा क्या आता है, जो भी हमारी सराउंडिंग्स में है, चाहे वो ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है, वो सारी एक्टिविटीज जो है हमारी एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड पोटेंशियल। चाइल्ड पोटेंशियल जो होता है वो टोटली हेरिडिटी पे बेस्ड होता है, यानी कि चाइल्ड में कितना पोटेंशियल है ये डिपेंड करेगा उसकी हेरिडिटी पे, लेकिन जो चाइल्ड की कैपेबिलिटीज हैं वो डिपेंड करेंगी एनवायरनमेंट पे, कि किस तरीके का उसे माहौल मिलता है जिसमें वो अपनी कैपेबिलिटीज को शो कर सकता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ हेरिडिटी, और वी कैन से द जॉन ग्रेगर मेंडल इज द फादर ऑफ लॉज ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो हम इसको मेंडल लॉज ऑफ हेरिडिटी के नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें कि हमारी 3 लॉज हमने ली है। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब एक पर्टिकुलर जो जीन्स है वो डोमिनेटिंग है दूसरे जीन्स के ऊपर, तो जो डोमिनेटिंग
पर्सनैलिटी है उसके जीन्स जो है ट्रांसफर होंगे एक बच्चे के अंदर। सेकेंड है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप कह सकते हैं कि अलग अलग पर्सनैलिटीज का अपना अलग अलग बच्चे के अंदर एक ट्रेड्स आएंगे। थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि उनके अपने अपने अलग अलग असॉर्टमेंट, यानी कि किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें एक कैट की, तो कैट जो है वो किटन को जन्म देगी। बात की जाए डॉग की, तो डॉग जो है वो पप्पी को जन्म देगा। और बात की जाए ह्यूमन की, तो ह्यूमन जो है वो ह्यूमन को जन्म देगा। ठीक है, तो आई थिंक इससे हमारे लॉज ऑफ हेरिडिटी आपके क्लियर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है हमारी फाउंडेशन। हेरिडिटी क्या होती है? एक बच्चे का आप कह सकते हैं आधारभूत, आधारशिला होती है, फाउंडेशन होता है जिसमें उसके अंदर इनबॉर्न टैलेंट्स होते हैं, यानी जब वो पैदा होता है तभी से उसके अंदर टैलेंट आप कह सकते हैं कि उसमें पाए जा सकते हैं। वो किसके द्वारा? उसके माता पिता के जीन्स के द्वारा जो उसमें ट्रांसमिट हुए हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि इसमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस, हाईली क्रिएटिव, यानी कि एक बच्चा जो है बहुत ही उसको कह सकते हैं बहुत ही क्रिएटिव होता है। ठीक है, फ्रॉम दी बर्थ बाय द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स। अब इसे नर्चर कौन करेगा? बात आएगी नर्चर की, तो इसे नर्चर करेंगे टीचर और पेरेंट्स। ठीक है, तो ये उसे एनवायरमेंट सराउंडिंग मिल गई। थर्ड वन इज हेरिडिटी डिटरमाइंस मैच्योरेशन, यानी कि हेरिडिटी जो है मैच्योरेशन को डिटरमाइन करती है। किस तरीके से? एक बच्चे के जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना अच्छा भागेगा, कितना अच्छा खेलेगा, कितना अच्छा सीखेगा, या कितना अच्छा किसी भी आप कह सकते हैं किसी भी कार्यशिला में वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परामेंट। एक बच्चा जो है स्टार्टिंग से ही टेम्परामेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके जीन्स में ट्रांसमिट होता है। अब टेम्परामेंट किसी भी लेवल के लिए कह सकते हैं आप, एक्टिविटी लेवल के लिए भी कह सकते हैं, या वो बच्चा हमेशा शाई फील कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके जीन्स में ही इंक्लूडेड है। शाई कर सकता है, या फिर वो परसिस्टेंट भी हो सकता है किसी चीज से रिलेटेड। तो टेम्परामेंट जो होता है ये भी उसे बाय बर्थ मिलता है। और इन सब चीजों का एक बच्चे के एजुकेशनल डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर उसको अच्छे जीन्स प्रोवाइड हुए, अच्छी हेरिडिटी है उसके अंदर और अच्छा एनवायरनमेंट उसको मिला है, तो वो बच्चा डेफिनेटली हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है। तो जो भी चीज़ हमारे आसपास होती है, हमारी सराउंडिंग्स में होती हैं, वो सभी चीज़ें पर्यावरण होती है। चाहे वो हमारी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सोशल जो भी हमारी गैदरिंग है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनवायरनमेंट जो है एक इंसान के पूरे जीवन में उसके हमेशा कहीं ना कहीं उसके जीवन पे हमेशा प्रभाव डालता रहता है, कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक, जो भी आसपास की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनके अकॉर्डिंग। अब हम इसके इफेक्ट्स भी देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स क्या हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो फिजिकल डिसिमिलैरिटीज, देखिए इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग फिजिकल डिसिमिलैरिटीज हो सकती हैं। जैसे अगर आप पहाड़ों की तरफ जाएं तो पहाड़ों के लोग जो है जनरली कद काठी में जो है वो शॉर्ट होते हैं, और जो एक प्लेन एरिया में लोग रह रहे हैं वो कद काठी में जनरली लंबे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल डिसिमिलैरिटीज हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं कि हमें एनवायरनमेंट किस प्रकार का मिला है। सेकेंड है हमारा इफेक्ट ऑन सुपीरियोरिटी ऑफ रेसेस। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन सुपीरियोरिटी ऑफ रेसेस में अगर देखा जाए कि एक अगर सपोज एक पिता है और वो एक आप कह सकते हैं एक अच्छा लीडर है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका जो बेटा है वो भी कल को चल के एक अच्छा लीडर ही बने, अगर उसको एक कंपेटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर उसे कंपेटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो डेफिनेटली एक अच्छा लीडर बनेगा, लेकिन अगर उसे वो माहौल नहीं मिलता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक अच्छा लीडर बनेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी। तो इफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी की बात की जाए तो ये जनरली कहा जाता है कि जो है अमीर का बच्चा जो है वो हमेशा पर्सनैलिटी में अच्छा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर एक गरीब के बच्चे को भी एक अच्छा माहौल मिला है तो वो लोग उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल के उन बच्चों में भी अच्छी पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। वो भी बच्चे अपने एकेडमिक करियर में आगे चल के बहुत अच्छा करते हैं जब बात आती है कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। फोर्थ पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑन मेंटल ग्रोथ।
जनरली आसपास की अगर सारी चीजें हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉजिटिव हमें एस्पेक्ट सारी चीजों के मिलते हैं तो डेफिनेटली ये एक अच्छा प्रभाव डालेगी एक बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फिफ्थ बात की जाए, हमारी मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, सारी सराउंडिंग्स में हमारे सारी पॉजिटिव चीजें आ रही हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे आपकी पर्सनालिटी से लेके आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन से लेके हर चीज पर, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं तो उसके भी आपको नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। बात की जाए नेचर वर्सेस नर्चर की, तो नेचर जो है हमारा हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट जो है हमारा नर्चर है। इसको इस तरीके से समझिए कि ईश्वर ने हमको यानी कि इस धरती पे जो भी नेचर है उसको जन्म दिया, ठीक है। ये काम ईश्वर ने कर दिया, यानी कि हमारे माता पिता ने हमें आनुवांशिक रूप से इस धरती पे जन्म दिया, अपने जेनेटिक्स यानी अपने जीन्स को हमारे में ट्रांसमिट करके हमें इस दुनिया में भेज दिया, ठीक है। उसके आगे का काम यानी कि उसका नर्चर करना, यानी कि उसका पालन पोषण करना या जो भी चीजें ये सारी डिपेंड करती है हमारे एनवायरनमेंट पे। जिस तरीके से नेचर को भगवान ने बना दिया, लेकिन अब उस नेचर के साथ साथ प्रकृति जो है उसका भरण पोषण करती है। किस प्रकार बारिश होती है तो पेड़ों को पानी मिलता है, ठीक है। इस तरीके से उनको पर्टिकुलर जो भी इस सृष्टि का निर्माण करने के बाद ईश्वर ने उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की है। उसी प्रकार एक बच्चे के नेचर यानी नेचर जो है उसे पेरेंट्स के थ्रू मिला, थ्रू हेरिडिटी मिला, और एनवायरनमेंट जो है उसका भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है, तो वो हमारा नर्चर हो गया। अब बात की जाए नेचर की, तो नेचर जो है एक जेनेटिक इन्फ्लुएंस है जो हमें हेरिडिटी से प्राप्त होता है, और नर्चर जो है वो अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड है, यानी कि एक बच्चे को बड़ा करना, उसको पालना पोसना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जॉन लॉक कहते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका माइंड जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक स्टेज पे होता है, माइंड जो होता है बिल्कुल ब्लैंक स्टेट पे होता है, लेकिन एनवायरनमेंट के थ्रू वो नॉलेज गेन करता है अपने जीवन में। तो इस तरीके से नेचर और नर्चर का रोल आपस में इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो रोल ऑफ एनवायरनमेंट स्टार्टेड फ्रॉम बर्थ। एक बच्चा जब जन्म लेता है यानी ओवम में जब वो होता है, एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो वो अपने माता पिता से जीन्स अपने अंदर ट्रांसमिट करता है, लेकिन जैसे ही उसका जन्म हो जाता है तो उसके बाद जो पूरा रोल जो है वो एनवायरनमेंट प्ले करता है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि केवल हेरिडिटी से एक बच्चे का डेवलपमेंट संभव नहीं है, तो हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी होना बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे के विकास के लिए। अब बात कर लीजिए थोड़ी सी रोल ऑफ हेरिडिटी और रोल ऑफ एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किस तरीके से एक बच्चे की लाइफ में इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। देखिए हेरिडिटी में क्या है, हमने जान लिया कि हमें अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से हमें जो भी चीजें मिली हैं वो वंशानुक्रम है, ठीक है। तो अब इसमें चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे अगर हम फिजिकल ट्रेट्स की बात करें तो अगर किसी के माता पिता को सपोज कोई बीमारी है, मान लीजिए एस्थमा है या शुगर की प्रॉब्लम है, कोई डायबिटिक है, तो वो सारी चीजें कल को हो सकता है कि वो चीजें बच्चे के अंदर भी उसके दुष्प्रभाव देखने को मिले। सेकेंड पॉइंट हम बात करें उसके मेंटल स्टेट्स की। अगर एक बच्चे के माता पिता मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और वो हर फील्ड में अपना अच्छा करते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, तो डेफिनेटली उनके बच्चों की कह सकते हैं कि मतलब बहुत हद तक ये होता है कि वो बच्चे भी डेफिनेटली इंटेलिजेंट ही बने, और किसी के अगर डल है पेरेंट्स तो वो डल बने, लेकिन ये पूरा डिपेंड नहीं करता। अगर एनवायरनमेंट, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है बच्चों को तो वो बच्चे हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ के साथ इसके बाद अगर आप लोगों को बीईओ की सीरीज चाहिए हो या फिर बीईओ के आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी चाहते हो और उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में यस करके रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं बीईओ पे भी सीरीज स्टार्ट कर दूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।